बिछड़कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, उजड़ जाती हैं महफ़िलें मगर चेहरे याद रहते हैं। और समंदर की निगाह फैलाव पे मरकूज़ है, मैं दरिया हूँ मुझे मेरे किनारे याद रहते हैं। और शेर देखें कि खुदा ने ये सिफ़त दुनिया की हर औरत को बख्शी है, ये पागल भी हो जाए इसे बेटे याद रहते हैं। और शेर आखिर है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं, अंदर से बहुत रोते हैं जिन्हें लतीफे याद रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक छोटा सा टॉपिक चैप्टर नंबर 5 एफएससी फर्स्ट ईयर का आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। आइए देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या सीखना है। टॉपिक का नाम क्या है? इनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज, और चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 8। फेज चेंज किसे कहते हैं? देखें, मैटर की जब हम बात करते हैं ना, तो मैटर पाया जाता है सॉलिड स्टेट में। जी हाँ, अगर आप सॉलिड को हीट कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, और इसी तरह अगर आप लिक्विड को हीट करें तो वो गैस की शक्ल में चेंज हो जाता है। तो ये जो मैंने आपके सामने काम किया है, यानी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में तब्दील किया है, इसे पता है क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फेज चेंज। यानी कि मैटर एक फेज से दूसरे फेज में और फिर तीसरे फेज में तब्दील हो रहा है, इसे बोलते हैं फेज चेंज। और सुनिए, ये फेज चेंज एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। मतलब कैसे? मैं अभी समझाता हूं ये कैसे फिजिकल चेंज है। देखें भाई जी, ये जो H2O है ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, आइस है, ओके। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये H2O लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, फिर जब मजीद आप इसे हीट करेंगे तो ये H2O यानी वाटर गैस फॉर्म में चला जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी H2O खत्म नहीं हो रहा, तबाह नहीं हो रहा, बिगड़ नहीं रहा। मतलब H2O का मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। हाँ, सिर्फ वो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में तब्दील हो रहा है। केमिकली वो अपनी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या अपनी कंपोजिशन है वो चेंज नहीं कर रहा। तो इसलिए फेज चेंज क्या होता है? फेज चेंज होता है फिजिकल चेंज। ओके, फेज चेंज क्या होता है मेरे बेटे? फिजिकल चेंज, नॉट केमिकल चेंज। तो इस फिजिकल चेंज के दौरान एनर्जी में चेंज आता है या हीट चेंज होता है। हीट चेंज से क्या मुराद है? यानी आप क्या कर रहे हैं कि सॉलिड को लिक्विड में जो तब्दील कर रहे हैं, तो आप हीट दे रहे हैं ना, हीट एंटर कर रहे हैं ना, तो ये हीट में चेंज आ रहा है, यानी सॉलिड की जो एनर्जी है उसमें चेंज तो आ रहा है। तो जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है, जैसे कि फेज चेंज, उस दौरान जो एनर्जी में चेंज आता है, जो हीट का चेंज आता है, उसे बोलते हैं इनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। ठीक है, हीट चेंज कैसे? मतलब कोई भी प्रोसेस है, कोई भी फिजिकल चेंज है, या तो आप हीट देंगे या आप हीट निकालेंगे। मतलब या टेम्परेचर देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। यानी या तो आपको हीट देनी पड़ेगी या हीट आपको मिलेगी। तो दोनों सूरतों में हीट का चेंज आएगा, उसी को हमने आज स्टडी करना है। सिर्फ दो डेफिनेशन है और उनकी इंपॉर्टेंस है। आइए देखते हैं। पहले नंबर पे है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, ये फ्यूजन किसे कहते हैं? फ्यूजन मेल्टिंग का दूसरा नाम है, ये आप जहन में रखें। अच्छा, ओके, अब ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की। आइए पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड टू मेल्ट it into liquid at its melting point at 1 atmospheric pressure is called molar heat of fusion। तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन को जाहिर करते हैं डेल्टा एच एफ से, फ्यूजन से एफ। और फ्यूजन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मेल्टिंग होता है। देखें भाई, हमारे पास ना वाटर है, वाटर की मिसाल लेकर आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं, और वो सॉलिड स्टेट में है, और वो कितना है? 1 मोल है, ठीक है। और किस प्रेशर पर पड़ा हुआ है? 1 atm प्रेशर है पानी के ऊपर, ठीक हो गया। ये दो कंडीशन है, 1 मोल वाटर है, सॉलिड स्टेट में है, 1 atm उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम इसको हीट करते हैं। ठीक है सर जी, कर दिया हीट। हीट करेंगे 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 करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जिसे हम वाटर का मेल्टिंग, मतलब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो उस मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद
जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आया उसके फौरन बाद जितनी हीट जज्ब होगी इस 1 मोल सॉलिड वाटर को लिक्विड में तब्दील होने के लिए, उस हीट को कहेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ये लिक्विड स्टेट में। और पानी की मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू 4.6 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हीट ऑफ फ्यूजन है पानी की, ये कम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्फ है, आइस है, उसको पिघालने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए, उस आइस को प्रॉपरली लिक्विड में तब्दील करने के लिए बहुत ज्यादा जो है हीट दरकार है, एनर्जी दरकार है, ठीक है। और ये वैल्यू है 4.6 पानी के केस में। और भी लिक्विड्स हो सकते, और भी सॉलिड्स हो सकते हैं, यानी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन किसी भी सॉलिड की हो सकती है। हमने यहाँ पे सिर्फ वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ली है। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर? वाटर की जो मोलर हीट बहुत ज्यादा है, हम कह रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है, वो इसका क्या फायदा होता है? मेरे बेटे इसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा देखें भाई, आपको पता है ये जो अर्थ है, इस अर्थ के शुमाल और जनूब में जो इलाके हैं, अब शुमाल जनूब क्या होता है? साउथ एंड नॉर्थ। तो पूरी ये जो अर्थ है, इसके साउथ और नॉर्थ साइडों पे जो इलाके हैं वो सारे बर्फ से ढके हुए हैं, वो ठंडे इलाके हैं, वो बर्फानी इलाके हैं, वहां बहुत ज्यादा बर्फ बनती है। और वो बर्फ की जो इलाके हैं, वहां पे जो बर्फ है, आप उन्हें जो है ना आइस शीट या ग्लेशियरीज या पोलर आइस कैप, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये जमीन के 2 पोल्स हैं, 2 एंड हैं, शुमाल और जनूब का। इधर जो आइस है उसे पोलर आइस कैप्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होती है। अच्छा, अब इस बर्फ की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि बर्फ जो है ये अर्थ एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करती हैं। कैसे? सूरज की जो रोशनी आती है, ये आइस के ऊपर पड़ती है, तो ये आइस उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। सर जी, हम अपनी धूप पे अगर कटोरा रखें बर्फ का, वो तो पिघल जाए। भाई कटोरा नहीं है, बहुत ज्यादा आइस है, पूरे पूरे पहाड़ हैं, पूरे पूरे इलाके हैं आइस के। तो इनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है और जमीन पर नहीं पहुंचती। इसलिए जमीन का जो टेम्परेचर है वो इत्तदाल में रहता है। अगर ये दोनों किनारों पर जमीन के बर्फ ना होती तो ये जमीन पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी हमें जलाकर राख कर देती। टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता जमीन का कि हम यहाँ रहने के काबिल ही ना रहते। ओके हो गया। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा पोलर आइस कैप का ये है कि पोलर आइस कैप स्टोरेज है फ्रेश वाटर का, रिजर्वायर है फ्रेश वाटर का। जो सर्दियां जब खत्म होती हैं और गर्मियां शुरू हो रही होती हैं, तो दरियाओं में पानी तकरीबन सूख चुका होता है, क्योंकि बारिशें नहीं आई होती सर्दियों में। तो पानी जब सूखता है दरियाओं का, तो इन दरियाओं के पानी को दोबारा फिलअप करने में भी यही ग्लेशियरीज और पोलर आइस कैप की जो बर्फ है वो काम आती है। कुछ बर्फ पिघलती है, सारी नहीं, कुछ बर्फ पिघलती है और उसका पानी दरियाओं में आ जाता है, समुद्रों में, नदी नालों में आ जाता है। तो इस तरह वो पानी का जो लेवल कम हुआ था उसको मीट अप करने के लिए ये पोलर आइस कैप हेल्प करती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रोल ये है कि ये पानी की ये जो बर्फ की मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है ये बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब बर्फ का जो मेल्टिंग है वो जल्दी से नहीं हो रहा, आसानी से नहीं हो रहा। तो इसका फायदा ये है कि सैलाब से बचा जा रहा है। जितना ज्यादा पोलर आइस कैप्स या ग्लेशियरीज बर्फ बनती है, अगर ये बनती और अगले साल पूरी पिघल जाती, ना होती इतना ज्यादा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, तो फौरन बर्फ पिघल जाती, तो फिर अब तुम और मैं भी डूब चुके होते और मैं आपको लेक्चर भी ना पढ़ा रहा होता, क्योंकि मैं होता ही ना है। तो ये 3 फायदे हैं ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के ज्यादा होने के, ठीक है। तो बहुत आसान था कि 1 मोल सॉलिड है, 1 एटीएम प्रेशर पर पड़ा हुआ है, आपने उसको हीट करना है। जब वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर जितनी हीट उसे दी जाएगी उस 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए, उस दी जाने वाली अमाउंट ऑफ हीट को मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? वो थी सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करने वाली हीट, और ये है लिक्विड से गैस में तब्दील करने वाली हीट, और इसे डेल्टा एच वी से जाहिर करते हैं। यानी डेल्टा एच कहते हैं चेंज इन हीट और वी का मतलब है वेपराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन
आइए डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट टू, ये गलत लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स at its boiling point at 1 atm pressure is called molar heat of vaporization। आओ समझते हैं। वो कहता है आपके पास ना कोई भी लिक्विड है, लेट्स सपोज वाटर है, वो है 1 मोल है, ठीक है, और इसका प्रेशर कितना है, इसके ऊपर प्रेशर है 1 atm। ओके, 1 मोल लिक्विड है और 1 atm प्रेशर पर पड़ा हुआ है, हमने इसको हीट करना है। ओके सर जी, हम इसको हीट करेंगे करेंगे, ये गर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहुंचेगा तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद 1 मोल लिक्विड वाटर को गैस में या वेपर में तब्दील करने के लिए जो हीट दी जाएगी, जो हीट जज्ब होगी, उस हीट को बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, और पानी की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ओए होए बहुत ज्यादा 40.6 किलो जूल पर मोल। बाज जगहों पर ये 41 किलो जूल पर मोल भी लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि 40.6 को राउंड ऑफ करें तो वो 41 होता है। तो 40.6 किलो जूल पर मोल इज द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ओके, अच्छा सर जी, ये इतनी ज्यादा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन 40.6, जी हाँ, उसकी वजह है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, 2 और मिसालें लेते हैं। हमारे पास है अमोनिया NH3, ठीक है, ये है लिक्विड हालत में, तो 1 मोल है, आप इसको भेजना चाहते हैं NH3 गैस हालत में, ठीक है। तो इस दौरान इसकी जो डेल्टा HV है यानी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो होती है 21.7 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से हम एक और देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अगर लिक्विड स्टेट में है, आप इसको 1 मोल है लिक्विड से आप इसे किस में भेजना चाहते हैं, गैस में, तो इस दौरान जो आपको हीट देनी पड़ेगी उसकी वैल्यू होती है 15.6 किलो जूल पर मोल। अब आप तीनों का कंपैरिजन करें कि सबसे ज्यादा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी है, वाटर की है, उससे कम किसकी है, अमोनिया यानी NH3 की है, उससे कम किसकी है, HCl की है। आपको पता है वाटर की सबसे ज्यादा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इसलिए है क्योंकि पानी में बहुत पक्का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बात बताऊं मैं आपको, ये सॉलिड वाटर है, ठीक है, सॉलिड से आप इसे लिक्विड में तब्दील कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में तब्दील कर रहे हैं, पता क्या चेंज आता है, लिक्विड से जब गैस में ले जाते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल में, वाटर में, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब आप इसे गैस में चेंज कर देते हैं, वेपर में, तो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और पानी के मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं। तो ये चेंज आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे मजबूत बॉन्ड है। NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओके हो गया। HCl में होता है PDPD यानी परमानेंट डाइपोल फोर्स। अब सर जी, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में भी है, अमोनिया में भी है, तो वाटर की 40 और अमोनिया की 21, ऐसा क्यों? आपको पता है वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और अमोनिया के अंदर पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हैं और अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाले कम हैं, इसलिए इसकी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा, इसकी कम, और सबसे कम HCl की है क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कमजोर हैं। समझ आ गई कोई ना? जी जी समझ आ गई। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे हैव डिफरेंस इन देयर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। आखिरी बात जो हमारी बुक में लिखी हुई है कि इफेक्ट ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑन, वन नहीं, ऑन मैटर पार्टिकल। मैटर पार्टिकल क्या होते हैं? देखें, कोई भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, मैटर की कोई भी स्टेट है, वो किसी ना किसी पार्टिकल से तो मिलकर बना हुआ है, एटमों से, मॉलिक्यूल से या आयन से। तो वो जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कहता है उन एटम्स के ऊपर इन दोनों का असर क्या होता है, क्या असर होता है। देखो भाई, आपको पता है ये सॉलिड है, सॉलिड जब कोई भी चीज होती है ना, तो उसमें ये प्रॉपर अरेंजमेंट है। देखो, वेयर देयर इज नो एनी स्पेस, बहुत कम स्पेस है पार्टिकल्स के दरमियान, तो ये सॉलिड हालत है, ठीक है। सॉलिड से अगर हम लिक्विड में इसे चेंज करते हैं तो थोड़ा सा चेंज आता है, ये देख, थोड़ा थोड़ा, ढिल्ला ढिल्ला, यानी कि थोड़ा थोड़ा फासला आ गया, ये लिक्विड स्टेट हो गई, ओके। बट जब आप लिक्विड से गैस में जाएंगे, ओ हो, तो पार्टिकल्स तो बहुत दूर हो गए, अब ये गैस की हालत है। तो ये, तो वो कहता है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का
मैटर के पार्टिकल पे यानी इन एटम्स पे या मॉलिक्यूल्स पे क्या असर होता है। तो देखें यहां पे तो आ गया ना डेल्टा एच एफ, यहां पे आ गया डेल्टा एच वी। तो मैं आपको बताता हूं क्या असर होता है जब बहुत बड़ा असर होता है। क्या असर होता है जब आप इसको हीट करेंगे ना तो दे गेट इनफ एनर्जी, ये दे गेट इनफ एनर्जी, ये बहुत सारी एनर्जी गेन करेंगे एंड मूव अवे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दूर हो गए, ओके। देन मजीद हीट जब गेन करेंगे तो दे गेन मोर हीट एंड दे गेन मोर फ्रीडम, और ये आजाद हो जाएंगे। यहाँ पे ये आजाद हो गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई क्विक चेक नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन हो। ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग नहीं आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।